11 जो है वो शुरू करना है, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और इसमें से टॉपिक 11.1 हमने फर्स्ट पढ़ना है, जिसका नाम है प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है इसको मैं डिस्कस करना है कि प्रेशर ऑफ गैस कैसे काम है। तो इसके लिए आप एग्जांपल के तौर पे एक स्टडी करना है कि एक आपने बॉक्स लिए और इस बॉक्स के अंदर जो है वो ढेर सारे जो है मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो पड़े हुए, और इन सारे मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं कि रैंडमली जो है ये मूव कर रहे हैं पूरे जो है डब्बे के अंदर जो मूव कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल से करते हैं कि जब जो है वो उस पर अप्लाई होते हैं, वॉल में जाके हीट करते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो हमने ओवरऑल ये देखना है कि उन्होंने गैस ने कितना जो है वो प्रेशर जो है वो अप्लाई किया सारा। तो अब उस प्रेशर की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंसीडर डालिए कि कई सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कंसीडर डालिए कई सारे मॉलिक्यूल हैं, ये दो जन है सामने इस तरह मूव कर रहे हैं, सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब हम उनमें से कोई सा एक मॉलिक्यूल लेना है और इस एक मॉलिक्यूल की हमें स्टडी करनी है कि वो इस वॉल के ऊपर जो है कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हमें ये स्टडी करना है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैंने ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं कि x डायरेक्शन में, यानी अलोंग द x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो एक फेस है ना, ए बी वाला फेस, ये वाला फेस, इसको जाके वो हिट कर रहा है। और जाहिर सी बात है जब इसको जाके हिट करेगा तो ये बॉल क्या करेगी, उसमें फोर्स लगाएगी कि जिसके नतीजे में ये वाला मॉलिक्यूल करेगा बैक पर जा से। ये बात समझ आ गई कि क्या करना है, हमें एक मॉलिक्यूल लेना है जो क्या करेगा, इस फेस को हिट करेगा और इस फेस को हिट करने के बाद वापस बाउंस बैक होगा। हमने ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि पहला मॉलिक्यूल है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ इस मॉलिक्यूल का मास जो है वो मेरे पास m है, और ये जो है आगे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है मैं कंसीडर कर लेता हूँ vx है। x को लिखा तो जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन क्या है, होगा x एक्सिस है। और साथ एक मॉलिक्यूल है, तो मैंने इससे थोड़ा सा क्या लिख दिया, मान लिख दिया कि पहला मॉलिक्यूल है कि जिससे जाकर उसको हीट किया। अब हीट करने से क्या करेगा, ये वापस पहुंच जाएगा। एक बात याद रखना कि इस मॉलिक्यूल ने जब मूव किया तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, l के बराबर, क्योंकि एक डब्बे की लेंथ जो है वो क्या है, हमने l ली, ठीक है। तो हर साइड जितनी भी साइड होगी वो लेंथ l के ही बराबर होगी, चाहे ऊपर जाए तब भी लेंथ l कवर करेगा, एक साइड एक डायरेक्शन में, नीचे जाएगा तब भी लेंथ l कवर करेगा, सामने जाएगा तब भी लेंथ कवर करेगा। अगर ये बाउंस बैक होकर वापस आ जाता है तो जाहिर सी बात टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2l के बराबर करेगा, तो पहले जाने के लिए फिर वापस आने के लिए। तो हमने टोटल वैल्यू निकाली। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर, ठीक है। अब हम चूंकि एक ही स्टेप डिस्कस कर रहे हैं और हम से डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल x डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे कि x डायरेक्शन को हम y डायरेक्शन में भी ले आएंगे, फिर उसको c डायरेक्शन में भी ले आएंगे, जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो प्रेशर है वो x डायरेक्शन के लिए, फोर्स के साथ छोटा सा क्या लिख लेता हूँ, x लिख लेता हूँ, और नीचे क्या लिख लेता हूँ, एरिया लिख लेता हूँ। अब एरिया निकालेगा तो मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर है और स्क्वायर की हर जगह लेंथ जो है वो l है, तो हमने पढ़ा है कि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ अगर ये वाली l है, ये वाली लेंथ भी क्या है, l को l से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, l स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा fx डिवाइडेड बाय l स्क्वायर और इक्वल क्या आ जाएगा, px के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एरिया तो निकाल दिया, मैंने क्या निकाला है, fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज fx का मतलब है कि यहाँ पे भी फिर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उन सब का फोर्स, यही जनरल बात है fx, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या करना है, fx जो है वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि जितने भी मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में मूव करके वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं उन सब की जो फोर्स है वो fx है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि fx जो है एक मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि fx जो है बराबर है किसके, f1x प्लस f2x प्लस f3x सो ऑन है, या कहाँ तक है fnx। इसका मतलब क्या है कि fx का मतलब है कि वो फोर्स जो x डायरेक्शन में लग रही है वो किसके बराबर है, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे वो पहला मॉलिक्यूल हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर उनका सब का सम ले लिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, fx। ये बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे fx निकालना, उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, f1x निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, f2x। तो मैं क्या करता हूँ, जनरल बात करता हूँ, खाली f1x निकालूंगा, उन सब में 2 3 पुट करूंगा तो सारी बात आ जाएगी। तो मेरी बेसिकली मुझे fx निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, f1x चाहिए। तो f1x मैंने निकाला। अब f निकालने के लिए जिसको हम फोर्स कह रहे हैं, फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे मोमेंटम का ला लगाएंगे। हमने जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, और वो फार्मूला मैं साइड पे लिख रहा हूँ।
वो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था जी, F इक्वल टू MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हमने इस्तेमाल करना है ताकि हम क्या निकाल सकें यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अब पहले इस फॉर्मूले को समझिए, फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका इनिशियल मोमेंटम MVI होता है, उसका फाइनल मोमेंटम क्या होता है? MVF होता है। अब ये बड़ा ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पे MVF माइनस MVI डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या है? जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है। ये बात याद रखना कि जो फोर्स लगा रहा है उसके मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पे फोर्स लगती है उसका मोमेंटम चेंज होता है। अब देखो जरा, यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल जा रहा था, मैं इसको जरा से डिस्कस करता हूँ। ये बॉल थी और ये मॉलिक्यूल जा रहा है। इस मॉलिक्यूल ने आगे जाके इसको हीट किया और हीट करने के बाद क्या हुआ? ये वापस आ गया। सवाल ये बनता है मोमेंटम किसका चेंज हुआ? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल का अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो इस फार्मूले में जो बात होगी वो दीवार की बात नहीं होगी बल्कि किसकी बात होगी? मॉलिक्यूल। तो जाहिर है कि मैंने आपको बताया कि जिस पे फोर्स लगती है उसका मोमेंटम चेंज होता है, जिसने फोर्स लगाई होती है उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है जिसने फोर्स लगाई है, किसने फोर्स लगाई है? बॉल ने। मोमेंटम किसका चेंज हुआ है? बॉल का। जो एक गैस है मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे F1x का तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे होंगे? वो फोर्स होगी जो बॉल फोर्स लगा रही है। ये वो फोर्स नहीं होगी जो मॉलिक्यूल लगा रहा है। हमने किसकी फोर्स निकाली? मॉलिक्यूल की। तो पहले हम वहां की फोर्स निकालेंगे और हम कहेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो मॉलिक्यूल की फोर्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल के गैस से कितनी फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब ये कितना प्रेशर अप्लाई करना है तो हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ से। और यहाँ से पहले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ। फार्मूला का ध्यान रखना, लिखना कैसे? इसको देखते हैं। सबसे पहले F लिख लिए, F के साथ मैंने छोटा सा x लिख लिया। F1x में मेरी x की वैल्यू निकाल रहा है F1x। F1x निकालने के लिए मैं इसमें m भी लिखूंगा क्योंकि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल एक ही लिया हमने, फिर पहला मॉलिक्यूल है तो उसके लिए m हमने लिया था एक लिए। m के साथ अब आगे लिखना है bf। bf का मतलब है बाल वाली फोर्स, बाल वाला वेलोसिटी, बाल वाली, ठीक है। यहाँ पे बाल वाली वेलोसिटी कौन सी है? याद रखना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी को लिए नॉर्मल यहाँ पे, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही। जब बाहर से कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने कहा? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो बाद में कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। अलबत्ता क्या हुआ है? पहले आगे डायरेक्शन में जाएगी, वापस आएगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है तो क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हुई है मगर इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर फर्स्ट क्या आगे की तरफ जा रहा है तो अगर v1x है तो वापस आ रहा था अभी कितनी है? -v1x। ये पास में जाएगी माइनस से बात मतलब है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जब हम फाइनल की बात करेंगे m तो एज इट इज आ जाएगा, bf भी जाके लिखेंगे -v1x। ये बात समझिए। तो हम क्या करेंगे वापस में, यानी जब हम bf की वैल्यू लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? -v1x। आगे निशान वैसे माइनस क्या है? m एज इट इज आ जाएगा। vi की जगह शुरू में क्या थी? सिंपल v1x और डिवाइड में क्या आ जाएगा? टाइम। अब टाइम किसका निकालना है? टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये भी साथ में लिख देता हूं, s = vd होता है। यहाँ पे s हमने क्या लिए? लेंथ है ना। आगे जाने वाला लेंथ, वापस आने की लेंथ कितनी होगी? 2l। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2l आ जाएगा। v के साथ क्या लिखेंगे? v1x और साथ में आ जाएगा t आ जाएगा। t निकालना था तो ये बन जाएगा 2l डिवाइडेड बाय v1x इक्वल क्या आ जाएगा? t। यानी स्मॉल t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2l डिवाइडेड बाय v1x। तो हम यहाँ पे जो नीचे वाला t था उसमें जगह क्या लिख देंगे? 2l डिवाइडेड बाय v1x। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। ये बन गया कि m1 से मल्टीप्लाई होता है, ये क्या आ जाएगा? -mv1x और ये वाला है -mv1x डिवाइडेड बाय 2l और ये v1x डिवाइड का बजाय क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो, ठीक है। ये बन गया माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये बन जाएगा -2mv1x डिवाइडेड बाय 2l और साथ क्या आ जाएगा? v1x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
अब ये v1x से मल्टीप्लाई होगा तो v1x का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा -2m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये कौन सी फोर्स है? F1x। और ये फोर्स कौन सी है? किसने लगाई है? ये फोर्स जो वॉल ने फोर्स लगाई है, और हमने निकाली कौन सी है? जो गैस ने फोर्स लगाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे, पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि क्या होगा, ये फोर्स वॉल की है, हमने गैस की निकाल ली है, तो हमारे लिए जो होगी गैस की फोर्स वो होगी F1x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और टोटल जो है वो आ जाएगा मेरे पास F1x इक्वल टू माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो खाली फोर्स क्या आ जाएगी mv1x का स्क्वायर और डिवाइड भी कर देगा l। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये फोर्स आई है mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, एक चीज नहीं निकल आई है। अगर मैं 2 निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा वहां पे? 2 लिखूंगा। 3 निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? 3 लिखूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस f1x की वैल्यू क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे, f2x भी निकल जाएगा, f3x सारा कुछ निकल आएगा। तो मेरे पास fx क्या निकलेगा? मेरे पास fx निकलेगा, f1x की जगह क्या आएगा mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, f2x की जगह क्या आएगा mv2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस सो ऑन जान, ये बन जाएगा mvnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल आया? सिंपल fx निकल आया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन सब में देखा जाए तो कॉमन क्या है? n डिवाइडेड बाय l कॉमन है सब। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा fx इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l, सब में कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन vnx स्क्वायर। मेरे पास fx की वैल्यू मेरे पास निकल आई। अब इस fx की वैल्यू उठाई कहां पुट करनी है? इससे पुट करोगे तो क्या निकल आएगा? px निकल आएगा। तो मैंने कहा था इसी को चेंज करेंगे तो सिंपल p निकल आएगा। तो हमने अब क्या करना है, इस px में fx वैल्यू पुट करनी है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा px इक्वल टू, अब fx को मैं अलग लिख रहा हूं, मानो मैं z स्क्वायर अलग लिख रहा हूं इस तरह, और ब्रैकेट में fx लिख रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये मेरे पास आ जाएगा px इक्वल टू 1 बाय l स्क्वायर, और fx की वैल्यू निकालनी है वो खुद का, ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाय l, और ब्रैकेट में आ जाएगा v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस सो ऑन vnx का स्क्वायर। नीचे l स्क्वायर है, ये भी l क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा px इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l क्यूब, और ब्रैकेट में आ जाएगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन vnx। यहां तक प्रॉब्लम। अब एक सारी बात हो रही है, किसकी? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये vx सारा कुछ है मैग्नीट्यूड है। अब m और l को हमने पढ़ा हुआ, डेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये भी साथ में लिख लेते हैं। डेंसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और साथ n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, mn ओवर v होता है बेसिकली। ठीक है, m क्या होता है? मास, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो m के साथ लिखा, और v जो है वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम l क्यूब को कहते हैं, m ओवर l क्यूब बेसिकली क्या है? वॉल्यूम l क्यूब को शो करता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेंसिटी डिवाइडेड बाय l को हम लिख सकते हैं मास ओवर वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम की जगह क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी ओवर l। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मास ओवर l को बेसिकली क्या है? मास ओवर वॉल्यूम है, और इस फार्मूले के मुताबिक मास और वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी डिवाइड बाय l लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया px इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय l, और ब्रैकेट में आ जाएगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन vnx। अब मेरे पास है डेंसिटी ओवर n नाम। ठीक है, डिवाइड में दो चीजें मल्टीप्लाई ऊपर हो रही हो तो n इसके नीचे लिखो या इसके नीचे लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला मेरे पास इस नाम में लिखा जा सकता है px इक्वल टू डेंसिटी एज इट इज, और इस n को इसके नीचे लिखो। तो ये बन जाएगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किसका है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ठीक है, कैसे करा? ये सब के सब का स्क्वायर और सारी जमा हो रही है पहली बात, और सब डिवाइड हो रही है टोटल नंबर में। n का मतलब टोटल नंबर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं।
तो अगर स्केल ऑफ वेलोसिटीज जमा हो रही है और टोटल डब्ल्यू में डिवाइड हो रही है इसको क्या कहते हैं, मीन स्केल वैल्यूज कहते हैं या मीन स्केल वेलोसिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, इसको मीन स्केल वैल्यू को शो करने का तरीका होता है डेंसिटी एज इट इज है, और इस पूरे की जगह क्या लिख लेंगे हम, सिंपल इस तरह के दो निशान डाल के जो क्या शो करता है मैग्नीट्यूड को या मीन को, ठीक है। और यहाँ पे सारे x डायरेक्शन में है तो v के साथ x लिखा, और सारे के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। यानी क्या मतलब है, ये पूरा फार्मूला होता है कि सारी की सारी वैल्यूज को जमा करो और बस स्क्वायर दिया और टोटल में डिवाइड किया, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू। अब मैंने कहा कि सिंपल वन को वो खत्म कर खाली x लिख दिया, क्या मतलब है कि सारी x डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड मतलब है ये सारी मैग्नीट्यूड है और ये n इसी में कन्वर्ट हो गया, ये सब पूरा ऐसा हुआ मतलब होता है कि टोटल एवरेज निकाल। तो ये मेरा एक फार्मूला आ गया px डेंसिटी और साथ में आ गया मेरे पास vx का ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू है सिर्फ x डायरेक्शन के लिए, अगर मैंने यही y की वैल्यू निकाल दी तो क्या होता है, ये होता है py डेंसिटी और यहाँ पे क्या आता है vy इसका स्क्वायर, और इस तरह अगर मैंने z के लिए निकालनी होती तो ये आता है डेंसिटी और साथ में आता है vz और इसका स्क्वायर। इसमें मतलब मेरे पास जनरल टर्म जो है, मैं अगर चाहूँ तो मैं x y और z को खत्म करके अगर जनरल बात करना चाहूँ तो एक बात याद रखना, चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, अभी मैं बता चुका हूँ कि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कि vx लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे vy की जगह vx लिख सकते हैं, यहाँ पे vz की जगह क्या लिख सकते हैं vx लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं इसको जनरल बात करना चाहता हूँ तो मुझे vx vy और vz की जगह एक जनरल टर्म जिसको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक निकालेंगे वो निकालनी चाहिए। यानी अगर मैं सिंपल v लिखना चाहता हूँ, अगर मैं सिंपल इन सब की जगह खाली v लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक वेक्टर फॉर्म है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, प्रेशर तो छोड़ो फिलहाल वेक्टर की बात में, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की बात की है। तो यहाँ पे अगर मैं v लिखना चाहता हूँ तो v के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे vx का स्क्वायर जमा करना पड़ेगा किसके अंदर, vy के स्क्वायर के अंदर, और इस तरह vz का स्क्वायर। ये कैसे है मैं बता रहा हूँ, वेक्टर क्या होते हैं, सारे के सारे वेक्टर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो जनरल रिजल्ट आ जाता है, पता है इस बात का। हेड टू टेल रूल मुताबिक हमने पढ़ा है कि सारे के सारे वेक्टर्स को जमा कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक रिजल्टेंट फॉर्म बनानी है, मैं ये अलग अलग नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक जनरल फार्मूला आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए एक रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट वैल्यू करने के लिए इस वाले फैक्टर को मैं जनरल बना दूँ तो ये वाले फैक्टर को तो क्या हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे x y और z की जगह मुझे खाली v चाहिए, उस v के लिए मैंने क्या किया, इन सब का जमा कर दिया, इन सब को ऐड कर दिया, हेड टू टेल के मुताबिक हमने पढ़ा है। तो अगर वेक्टर्स को सारों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो इन सब को मैंने ऐड किया तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब मसला ये है कि यहाँ पे vy की जगह vx लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। vz की जगह भी खाली क्या लिखा जा सकता है, vx लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जनरल वैल्यू क्या होती है, हर जगह क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू इस केस में सेम है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, v इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy की जगह भी क्या लिख लूंगा, vx का स्क्वायर, और vz की जगह भी क्या लिख लूंगा, vx का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3vx का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। यानी मैंने क्या किया है, इन सब को y और z को खत्म करके खाली x लिख दिया, क्योंकि वो मुझे पता है हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या आनी है, सेम है। अब ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा जाके, क्योंकि मैंने क्या करना है, vx की वैल्यू पुट कर दी ताकि मेरे पास v की टर्म में बात आ जाए। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 1/3 और इधर क्या आ जाएगा, vx का स्क्वायर। यानी इसका मतलब है vx का स्क्वायर जो है मेरे पास 1/3 v के स्क्वायर के बराबर आ गया। सॉरी यहाँ v स्क्वायर भी लिखा है, x स्क्वायर है ना, तो इस हिसाब में v स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 1/3 v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, vx के स्क्वायर बराबर आ गया। इसका मतलब है ये फार्मूला जो आपने निकाला था, इस फार्मूले में अगर vx के स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लो, 1/3 v स्क्वायर लिख लो, तो आपके पास यहाँ से x खत्म होगा, खाली v रह जाएगा, कोई जनरल बात हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, x खत्म करके उसको किसी टर्म में लिख लिया v की, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूला निकाला था जनरल फॉर्म में, मैंने किसी a के लिए निकाला था, क्योंकि मैंने पहले बताया था मैंने x के लिए निकाला है, मैं इसी को y में कन्वर्ट करूँगा, इसी को c में कन्वर्ट करूँगा। अब मेरे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगी।
तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इस Vx की वैल्यू को उठा के किसमें पुट करूँगा, इस फॉर्मूले में, तो मेरे पास क्या निकलेगा, P निकलेगा, जो कि किस फॉर्म में होगा, जनरल फॉर्म में होगा। तो मेरे पास Px की जगह Px में लिखूंगा क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, खाली V की टर्म में बात कर रहा हूँ। P आ जाएगा, ये वाला डेंसिटी है दिस, और जाहिर सी बात है यहाँ पे Vx की जगह हमने वैल्यू निकाली है 1/3 और साथ क्या आ जाएगा V²। अब डेंसिटी की जो होता है वो आप लिख सकते हो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी और डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, L³ है, और साथ क्या आ जाएगा 1/3 और साथ क्या आ जाएगा V²। डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू पुट करना, तो ये आ जाएगा मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, मेरे पास प्रेशर इक्वल टू मास में जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा जी 1/3, अंदर क्या आ जाएगा mv² और नीचे आ जाएगा 3। यहाँ क्या किया, 3 बाहर ले आया, 3 के साथ v लिख दिया और अंदर क्या रह गया, mv² रह गया। अब यहाँ मैंने काम करना, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक कुछ जनरल बात आ जाए। जनरल बात का मतलब है यहाँ मैं अगर mv² की जगह हाफ mv² कर तो ये मेरे पास क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैं करता हूँ इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, एक तरफ इस तरफ मैं करता हूँ, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3v और अंदर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, और साथ क्या आ गया mv²। इस वजह कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3v और साथ क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी, और 2 डिवाइडेड बाय 3v कांस्टेंट है, तो ये आ गया p इक्वल टू कांस्टेंट और साथ क्या आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक इसको इस तरह लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी जगह की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दो तो ऑटोमेटिकली उस जगह का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और किसी की जगह की काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो, कम कर दो, तो उस जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप एक कार है और उस कार को आप लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हो, तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने की वजह से क्या होता है, कार के कॉन्स्टेंटली उसे टायर के मूव करने की वजह से उसकी जगह की क्या हो जाता है, वहाँ पे हीट की वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार हवा चेक करनी पड़ती है। क्यों उनका इंक्रीज होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा मूव करती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं हम क्या करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले के मुताबिक उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बार बार जो है उसका लॉन्ग ड्राइव के अंदर बार बार उसकी हवा को चेक करना पड़ता है, ताकि जो है वो हमारा टाइट या बर्स्ट आउट ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड में आया था 2 साल पहले, 1 साल पहले, जिसमें उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये 11.1 टॉपिक का पहला पार्ट था। आगे इसके कुछ छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट्स हैं, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।